नमस्ते एंड जय हिंद। आप सभी का बहुत स्वागत है तनुपुर तिवारी शो में, जो हम आज से शुरू करने जा रहे हैं, जो इंडियन आर्मी के ऊपर है। और हमारे साथ है स्पेशल गेस्ट, जिसका कोई जरूरत नहीं है परिचय देने की, फिर भी ही इज एडिटर इन चीफ ऑफ चाणक्य फोरम। तो आप लोगों ने अगर चाणक्य फोरम का ऐप डाउनलोड अभी तक नहीं किया, आज अभी कर लीजिए, क्योंकि जो सच बताते हैं चाणक्य फोरम और कोई ऐप नहीं बताता है। तो अभी प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। मेरे गौरव आर्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नूपुर जी। तो जब हम बात करते हैं इंडियन आर्मी के, तो हमें लगता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि दैट सेविंग अस फ्रॉम एवरीवेयर। लेकिन हम अगर थोड़ा सा सोचे, लेकिन हमें ये भी नहीं पता होता है कि स्टार्ट कब हुआ था और कैसे हुआ था। आप अगर हमें थोड़ा बताएंगे तो डेफिनेटली वुड बी वेरी मच एनलाइटनिंग। नूपुर जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद द नूपुर तिवारी शो में मुझे इनवाइट करने के लिए, और जो चाणक्य फोरम के ऐप का आपने शाउट आउट दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक इंडियन आर्मी की बात है, इसकी शुरुआत होती है द ब्रिटिश इंडियन आर्मी से। और उसके भी पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी, एक कंपनी थी जो कि व्यापार करने भारत आई थी, और उसने काफी सारी चीजें एक स्ट्रक्चर में लाए वो लोग शुरू में। लेकिन फिर 1857 का जो पहला युद्ध था, क्रांति, जो इंडिपेंडेंस का था, हमारी आजादी की पहली लड़ाई थी, उसमें उनको बहुत झटका लगा। जो अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को रफा दफा किया गया और डायरेक्टली यहाँ पे क्वीन का शासन हो गया भारत में। यानी कि जो इंग्लैंड की जो सरकार थी, पहले कंपनी राज करती थी भारत के ऊपर, फिर इंग्लैंड राज करने लगी। तो यहाँ पे अलग अलग जो रजवाड़े थे, नवाब थे, महाराजा थे, राजे थे, उनकी फोर्सेस, और कुछ जिनको ब्रिटिशर्स ने बोला मार्शल कम्युनिटीज, उनको लेके धीरे धीरे रेजिमेंट्स का गठन हुआ। तो और ये जो रेजिमेंट्स हैं इवॉल्व करती गई। ज्यादातर रेजिमेंट्स जो इंडियन आर्मी की हैं, मैं खासतौर से इन्फेंट्री रेजिमेंट्स की बात कर रहा हूं, ज्यादातर इन्फेंट्री रेजिमेंट्स ब्रिटिश टाइम की हैं। कुछ ऐसी रेजिमेंट्स भी हैं जो इंडिपेंडेंस के बाद बनी, लेकिन ज्यादातर रेजिमेंट्स इंडियन आर्मी की, खासतौर से इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं, जो पैदल सेना जिसको कहते हैं, ये अंग्रेजों के जमाने की बनाई गई हैं। और इनको एक खास अंग्रेजों ने एक स्ट्रक्चर दिया। पहले वो स्ट्रक्चर नहीं होता था, ये मुख्तलिफ अलग किस्म का स्ट्रक्चर होता था, उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया। और अब वो उस स्ट्रक्चर के तहत है। अभी और इवॉल्व हुआ है, अभी चेंज हुआ है आजादी के बाद काफी कुछ। तो जैसे कि कुमाऊं रेजिमेंट है, गढ़वाल राइफल्स है, गोरखा राइफल्स है, असम रेजिमेंट है, और भी अलग अलग रेजिमेंट्स हैं आपकी। राजपूत रेजिमेंट है, जाट है, राजपुताना राइफल्स, ग्रेनेडियर्स, बिहार रेजिमेंट, आप मतलब बहुत बहुत नाम है। मराठास हैं, मराठा लाइट इन्फेंट्री, और भी बहुत हैं। और उसी तरीके से आर्मर्ड रेजिमेंट्स हैं जो कि टैंक्स का इस्तेमाल, उसमें भी बहुत पुरानी पुरानी रेजिमेंट्स हैं। तो तकरीबन आप लगा लीजिए, अगर इंडियन आर्मी का इतिहास की आप बात बोलें तो 250 साल से पुराना इतिहास है, 250 साल से पुराना। और बिल्कुल, और नूपुर जी, कोई ऐसी जगह नहीं है दुनिया में जहां पे भारतीय सेना ने लड़ाई ना लड़ी हो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के टाइम से। जहां पे आप अफगानिस्तान की बात कर लीजिए, मेडिटेरेनियन की बात कर लीजिए, यूरोप, यू नो, देयर इज नो कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड वेयर दे हैव नॉट फॉट। और जहां भी लड़े हैं वहां पे झंडे गाड़े हैं हमारी रेजिमेंट्स ने, जहां पे भी लड़ा है। इन्होंने नॉर्थ अफ्रीका में लड़ाई लड़ी है रोमेल की फोर्सेस के खिलाफ, इन्होंने बर्मा कैंपेन करी है, चिंडिट्स, और तो बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी पहले एंग्लो अफगान वॉर्स की आप अगर बात कर लीजिए, वो एक मूवी निकली थी केसरी, वो केसरी आपने देखी होगी, आपके दर्शकों ने भी देखी होगी। दैट इज, वो रेजिमेंट 4 सिख है। पहले 36 सिख होती थी, फिर बाद में वो आई थिंक 36 सिख थी वो, फिर बाद में 4 सिख उसको रीडेजिग्नेट करा गया। तो वो दे फॉट द बैटल ऑफ सारागढ़ी। तो उस जमाने में एंग्लो अफगान वॉर्स हुआ करते थे। महाराजा रंजीत सिंह के डेथ के बाद की बात है ये। महाराजा रंजीत सिंह का जो सिख एम्पायर था, वो जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई थी, उसके बाद की कहानी है ये सारागढ़ी की। और तो तब से ये लोग लड़ते चले आ रहे हैं, उसके पहले से भी। सो दे हैव अ वेरी ग्लोरियस हिस्ट्री। तो आपको लगता है कि ब्रिटिश ने ये जो बनाया था, ये डेफिनेटली अपने स्वार्थ के लिए बनाया था? देखिए, ब्रिटिश ने हर चीज अपने स्वार्थ के लिए बनाई। जो इंडिया में रेलवेज हैं, वो भी अपने स्वार्थ के लिए बनाए। जिसको हम आज राष्ट्रपति भवन कहते हैं, वो भी अपने स्वार्थ के लिए बनाया।
जो मुगलों ने ताजमहल बनाया वो उसने अपनी वाइफ के लिए बनाया, वो मेरे लिए थोड़ा ना बनाया था, या फिर मेरे पेरेंट्स के लिए, या बगल में जो मेरे नेबर हैं उनके लिए थोड़ा ना बनाया था, वो तो अपनी वाइफ के लिए बनाया था। तो जो भी बाहर से आता है, आक्रांता होता है, इन्वेडर होता है, वो अपने स्वार्थ के लिए ही बिल्डिंग बनाता है और हमारे पैसे से बनाता है। अब देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी बनी, ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेजों ने बनाया, लेकिन उसको बनाने के लिए जो पैसा लगा, जो मैन पावर लगा, वो कहां से आया? वो तो हिंदुस्तानी थे। हम्म। more than 1 million Indians died in the second world war. कितने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मरे मुझे फिगर ही याद नहीं है, इतना ज्यादा फिगर था वो। और उसका पैसा कहां से लिया? ऐसा नहीं कि अंग्रेजों ने ये बोला कि हम पैसा लगाएंगे इसके ऊपर, चलो हम पैसा देते, नहीं। जो इंडियन रेलवेज है, इंडियन पोस्टल सर्विस है, इसका पैसा कहां से आया? हमारे किसानों पे लगान लगा के, हमारे किसानों की फसलें छीन छीन के उन्होंने रेलवेज बनाई, आज हमारे काम आ रही हैं। और लोग, काफी लोग ये कहते हैं कि हमें अंग्रेज को धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन लोग ये ना भूलें कि जो ताजमहल भी बनाया था मुगल बादशाह ने, शाहजहां ने जो ताजमहल बनाया था, वो किसके पैसे से बनाया था? वो पैसा किसका था? ये अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि ठीक है, शाहजहां ने तो हुक्म दिया था कि मैं बादशाह हूं, मुगल बादशाह, मेरे हुक्म की तामीर हो, तो तामीर हुई, लेकिन उसके पैसे हिंदुस्तानियों ने दिए थे। जो पसीना था, जो खून था, वो हिंदुस्तानियों का था। तो यह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए जब हम किसी भी चीज को बोलते हैं ना, कि अक्सर पर ये तो अंग्रेज की नहीं, वो हमने बनाई थी। ठीक है, अंग्रेजों के टाइम पे जरूर बनी थी, लेकिन हमारे पैसों से बनी, हमारे बाप दादाओं की मेहनत, खून पसीने से बनी, इसलिए वो चीज हमारी है। So the initiative was वो इनिशिएटिव अंग्रेज ने लिया था, लेकिन हमारा पैसा, हमारा हार्ड वर्क और द लेबर ऑल्सो, अगर आप ताजमहल की बात करें तो लेबर एवरीथिंग हमारा ही था, पूरे भारतीय थे, है ना, पैसा भी हमारा था। तो इंडियन आर्मी भी, जो भी, जैसे आपने बहुत सारे अभी एग्जांपल दिए, राष्ट्रपति भवन तो हमने ही बनाया। तो आज हम डेफिनेटली इंडियन आर्मी पे बात करेंगे, लेकिन आज के जो जनरेशन है जो बोलते हैं ये तो ब्रिटिश अमल के है, ये तो ब्रिटिश ने बनाया है। स्पेशली आप अगर बंगाल जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स मिलेंगे, राइटर्स बिल्डिंग, ब्ला ब्ला, बहुत सारे मिलेंगे जो आपको, जो अभी भी लोग बोलते हैं ये ब्रिटिश एरा के है, ब्रिटिश ने बनाया इसलिए इतने अच्छे हैं। तो मतलब हमें क्या, क्योंकि हम आज इंडियन आर्मी की बात कर रहे हैं जो हमारी प्राइड है, तो हमें लगता है कि ये सब बात भी इसके साथ आ जाते हैं। तो इसलिए क्या हमें आज के जनरेशन को ये बोलना जरूरी है कि नहीं, ये हम लोगों ने बनाया था, बस वो इनिशिएटिव लिया था? आपको क्या लगता है? नहीं, उन्होंने एग्रीगेट करा था इनिशिएटिव। देखिए, बात ये थी कि इसमें काफी चीजें हैं। जैसे मेरी रेजिमेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट, इसकी शुरुआत हुई हैदराबाद इन्फेंट्री से। तो जो हैदराबाद के नवाब थे, ऑलरेडी उनके पास वो फोर्सेस थी। अच्छा, ओके। देखिए, उन्होंने क्या करा है कि जैसे कछावा हॉर्स जो वहां पे था, जोधपुर लांसर्स, बड़ी बड़ी जिसको ब्रेव दिस थिंग। आप हाइफा की, बैटल ऑफ हाइफा, इजरायलीज बहुत मनाते हैं। हम लोग तो खैर अपने खुद के इतिहास को भूल जाते हैं, हिंदुस्तानी, वी फॉरगेट आवर ओन हिस्ट्री एंड देन वी आर कंडेम्ड टू रिपीट इट फॉर अदर रीजंस। बट जोधपुर लांसर्स का, हु कैन फॉरगेट दैट हाइफा चार्ज ऑफ द जोधपुर लांसर्स। सो ये अगर आप देखें ना कि ये एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते थे, उनको एक सांचे में ढाला, उनको मॉडर्नाइज वॉरफेयर के तहत, मॉडर्न वॉरफेयर के तहत उनको वो करा। वरना देखिए, मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। अभी भी मेरे रेजिमेंट की 2 यूनिट्स हैं, है ना। ये अपने आगे 14 कुमाऊं और 15 कुमाऊं, राइट, ये अपने आगे, अपने नाम के आगे ये लिखते हैं ग्वालियर, या फिर अपने नाम के आगे लिखते हैं इंदौर। आज भी लिखते हैं ग्वालियर, लिखते हैं इंदौर। क्यों? बिकॉज दीज वर ग्वालियर स्टेट फोर्सेस, दीज वर इंदौर में होलकर महाराजा थे, मराठा। ग्वालियर में सिंधिया महाराजा थे। तो यू सी, ये अभी भी हम लोग का लाइक हैदराबाद इन्फेंट्री है। 5 मैक एक मैकेनाइज्ड यूनिट है। 5 मैक वाज 14 कुमाऊं। आज भी वहां पे रसल्स लाइन जो हमारे, मैं गया था वहां पे और मैंने देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मैं गया, वहां के सीओ साहब थे, ऑफिसर्स थे, सबसे मिला, बहुत प्यार से उन्होंने मुझे वेलकम करा। क्यों वेलकम करा प्यार से? क्योंकि उनको ये लगा कि हमारी रेजिमेंट का एक ऑफिसर आया है। तो ये एक फीलिंग होती है कि हमारी रेजिमेंट का ये कुमाऊं रेजिमेंट का ऑफिसर है। ठीक है। सो ये चीजें, ये अंग्रेजों का ये रेजिमेंटेशन जो था, ये जरूर अंग्रेजों की देन है, और ये वी हैव टू एडमिट। तो अंग्रेजों ने उसको सांचे में ढाला, एक मॉडर्न सांचे में उसको ढाला। और सबसे बड़ी बात उन्होंने करी, ये जो रेजिमेंटल स्पिरिट है, ये रेजिमेंटेशन है, ये वर्ड इंट्रोड्यूस कराया, एक फीलिंग इंट्रोड्यूस कराई, जिसके लिए फौजी अपनी जान देता है, देश के लिए तो देता ही है,
लेकिन उसके लिए उसकी पलटन, उसकी रेजिमेंट एक बहुत बड़ा स्थान रखती है। जैसे कि माँ बाप का स्थान होता है, वैसे ही एक पलटन और एक रेजिमेंट का स्थान होता है किसी भी फौजी की जिंदगी में। तो वो अंग्रेजों ने जरूर बना के दिया। डेफिनेटली, बट इनिशियल डेज में तो हमने खुद के लिए वी किल्ड आवर ओन पीपल, राइट? हमने खुद को ही मारा थ्रू इंडियन आर्मी, क्योंकि वो अंग्रेज के अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट? तो वो so this is actually, what do you think at that time? Like I would love to know, like you are from army, तो तब जब British Indian Army जब था, and the people are working under British and they are killing their own fellow Indians, तो ये कैसा रहा होगा? और उन लोगों को क्या लगा होगा कि I'm just loyal to British और I'm just loyal to my own country? ये क्या डिलेमा रहा होगा? लाइक आपको क्या लगता है आपको? जी, मैं आपको बताता हूँ नूपुर जी, ऐसा इट्स नॉट सो सिंपल। अभी हम लोग ना 2021 में बैठे हैं। हाँ. तो अंग्रेजी में कहावत है कि हाइंडसाइट इज ऑलवेज 2020। अगर इट्स वेरी इजी टू से कि लोग इमेजिन करते हैं कि यार यहाँ पे तो देश में गलत हो रहा है सब कुछ, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो यू सी, सो इट्स द सेम थिंग। बट व्हेन यू स्पीक इन हाइंडसाइट, अरे वो वाले प्राइम मिनिस्टर ने गलत कर दिया, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं ऐसा करता। देखो, ऐसा नहीं होता। ये उस समय आप ये देखिए कि इंडिया, जो भारत जिसको हम कहते हैं भारत, ये तो हजारों साल पुराना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड। भारतवर्ष, भारत के नाम से तो आज का नहीं है ये कि 1947 में भारत 1947 में आजाद हुआ। बना तो भारत हजारों साल पहले था, राइट? क्या हुआ कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक सिंगल पॉलिटिकल एंटिटी बन गई 1947 के बाद। थोड़ा सा पॉलिटिकल चेंजेस आए, थोड़े नहीं, काफी ज्यादा पॉलिटिकल चेंजेस आए। जब हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की, मैं थोड़ा सा पहले जाता हूं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की जो कश्मीर के बारे में काफी वो है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा ने साइन करा था, और फिर 1 सिख और 4 कुमाऊं ने लैंड करा श्रीनगर में, और फिर लड़ाई हुई। लाइन ऑफ कंट्रोल, सीज फायर लाइन, ये सब लोग बात। लाइन ऑफ कंट्रोल 1972 के बाद कहा गया, पहले सीज फायर लाइन होती थी। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था उस वक्त जब देश आजाद हो रहा था, तो 600 से ऊपर रियासतें थी, 600 से ऊपर इंडिया में किंगडम्स थे। भारतवर्ष का कॉन्सेप्ट पुराना था, पर बीच में क्या हुआ कि ये बाहर से भी आक्रांता आए, मुगल आए, ये सब आए। तो क्या हुआ कि फिर बाद में जब मुगल एम्पायर का पतन हुआ, जब औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर का पतन होना शुरू हो गया, बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट मुगल एम्पायर, तो बिल्कुल भारत जो था इतने टुकड़ों में, ठीक है, वो एक सेंट्रल रूल कभी नहीं रहा इंडिया में उसके बाद। पहले एक जमाने में जनपद हुआ करते थे हजारों साल पहले, तो उसमें एक था बड़े बड़े आपके मौर्य साम्राज्य था, चोलास देखिए, उनका बड़ा जबरदस्त एक रूल था। और भी इंडिया में डायनेस्टीज रही हैं हजारों साल पहले, जिन्होंने लगभग जो भारतवर्ष कहते हैं उसमें शामिल तिब्बत तक, शामिल अफगानिस्तान तक, उन्होंने राज करा। बात यह हुई कि जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो ये छितरा गए, ठीक है। तो 600 से ज्यादा रियासतें थी, सबका एक राजा, सबका एक राजा, हर एक का अलग नवाब, हर एक का अलग महाराजा, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई कुछ एकड़ का, कोई हजारों स्क्वायर किलोमीटर का। तो ये एक जो था, अब उसको यूनाइट करना था, वो काम करा सरदार पटेल ने। सबको पता है, ही यूनाइटेड द एंटायर कंट्री। कहने की बात यह है कि उस समय जो हालात थे वो बिल्कुल अलग थे, बिल्कुल अलग थे उस समय हालात। तो उस समय जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं, उनको जज करना आज की सच्चाई से, वेयर इंडिया इज यूनाइटेड, इंडिया इज वन, इंडिया हैज पोल पोजीशन इन द वर्ल्ड, एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो हम लोग अक्सर ये कहते हैं ना कि यार उस जमाने में ऐसा था, वी कुड हैव डन इट बेटर। नो, यू वुड नॉट हैव डन इट बेटर। सो इट्स वेरी इजी टू जज द सोल्जर, एंड इवन टुडे, नूपुर जी मैं आपको बताऊं, इवन टुडे पीपल आर जजिंग द सोल्जर। मतलब एक मैं अक्सर लिखता हूं इंडियन आर्मी के सोल्जर के बारे में, इट्स सो अनफॉर्चुनेट, एंड इट इज सो अनफॉर्चुनेट दैट बाय द सिस्टम, मैं किसी सरकार को ब्लेम, मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ, एक ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, दैट there has been unfortunate, मैं कहना नहीं चाह रहा इस चीज को, लेकिन कहना जरूरी है कि there has been a systematic and institutionalized humiliation, systematic and institutionalized humiliation of the armed forces of India। ये जबरदस्ती
करा गया है. And even today, as I often say and quote, the soldier is, unknown, unwept, and unforgiven. Because आपने पूछ लिया कि तुमने 100 साल पहले ऐसा क्यों करा था, राइट? यस आपने पूछ लिया 100 साल पहले. कल जब कोई सीआरपीएफ का जवान छत्तीसगढ़ में शहीद होता है, तो उससे पूछते हैं तुमने उधर गोली क्यों चलाई, तुमने इधर गोली क्यों नहीं चलाई. ठीक है, हमारे 20 अफसर जवान गलवान में शहीद हो गए. लोग टेलीविजन पे फिर बोलते हैं कि आपने ये कर दिया, आपने कर. सो ये लोग कभी, हमारे देश में कभी लोग खुद से नहीं पूछते. आप सोल्जर को छोड़िए 2 मिनट के लिए, आपने कहा गोली चलाई, ठीक है, गोली चलाई, ठीक है, चलो वो गलत थे. फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं मान लेता हूं वो गलत थे. अब आप एक बात बताइए, ऐसा क्यों है कि 1000 साल तक हमारे ऊपर बाहर वालों ने राज करा? बिकॉज़ वी आर नॉट यूनाइटेड. नहीं, वो सिर्फ एक प्रॉब्लम है. दैट इज नॉट द एंटायर प्रॉब्लम कि वी आर नॉट यूनाइटेड. आप जापान में हैं इस वक्त. आपको पता है जापान में कितना ब्लडशेड हुआ बिफोर जापान बिकेम यूनाइटेड. जापान का किंग था, उसके बावजूद जितने भी शोगन्स थे, कितना खून खराबा हुआ जापान में. चाइना में कितना खून खराबा हुआ. अमेरिका वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश. क्या हुआ? बात यह कि ये देखो, एक गुलाम अली की गजल है कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, है ना. तो अब मैं फिर बात करूंगा तो बहुत दूर तक जाएगी, बहुत लोगों को खराब भी लगेगा. सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट. बट हाइंडसाइट इज ऑलवेज 2020. आप तो हमेशा सच्चाई बोलते हैं, तो आप बोलिए ना. नहीं नुपुर जी, मैं आपको बताता हूँ इसमें इशू क्या है ना. देखो कि आप ये देखिए कि अंग्रेजों ने जो राज करा ना, हमारे लोगों ने तो सपोर्ट करा. अंग्रेज यहाँ पे कितने थे जब हिंदुस्तान आजाद हुआ? या 1942-43 में ले लीजिए, इंडिया की पॉपुलेशन क्या थी? 20-25 करोड़ थी. 20-25 करोड़, मैं गेस कर रहा हूं, मुझे नहीं एग्जैक्ट फिगर नहीं पता मुझे. अंग्रेज कितने थे? 40, 50, 60, 70 हजार, 80 हजार, 1 लाख होंगे, 10 लाख होंगे. लाख अंग्रेज ने करोड़ों हिंदुस्तानियों पर राज कर लिया. ऐसा कैसे हुआ? किस तरीके से हो गया? आप बताइए ना. सिर्फ फौज के बल पे. कैन यू रूल अ कंट्री एज बिग एज इंडिया, मैसिव? तब तो बांग्लादेश नहीं था, तब तो पाकिस्तान नहीं था, है ना. अफगानिस्तान का भी बॉर्डर क्लियर नहीं था इतना. इट वाज स्टिल वेरी हेजी. फिर कैसे राज कर लिया? आप ये सोचिए. बिफोर लिफ्टिंग, नहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं. देखिए इसमें मैं कह रहा हूं ना कि छोड़ दीजिए बात को. इट्स नॉट ये सब. देखिए ये सेल्फ कॉन्फिडेंस तो ठीक है, सब में होता है, पर मैं यही कह रहा हूं कि फिर बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी. इसलिए मैं, बिफोर एनीबडी लिफ्ट्स अ फिंगर ऑन द सोल्जर, राइट, कि तुमने ये गलत करा, तुम अगर 100 साल पहले तुमने ये नहीं करा होता, बात उतनी आसान नहीं थी. थिंग्स वर हाईली कॉम्प्लिकेटेड. मेरा सिंपल सा सवाल है, जो लोग ये सवाल पूछते हैं कि आप ये बात बताओ, कुछ हजार अंग्रेजों ने 25 करोड़ हिंदुस्तानियों पर राज कैसे करा? एक्सप्लेन दैट टू मी. जरा कोई समझाए मुझे कैसे राज करा. हम तो एक तो सेल्फिश थे हम लोग, अपने बारे में ही सोचा. वी डिड नॉट सी द ग्रेटर पिक्चर, वी डिड नॉट थिंक अबाउट द कंट्री. एक तो वो मुझे जो लगता है एक्चुअली. एंड द माइंडसेट जो हमारा स्लेव होने का माइंडसेट था, वो था मतलब कुछ करेंगे तो खुद के लिए अच्छा ही होगा. देखिए आजकल भी हिंदुस्तानियों का, कुछ हिंदुस्तानियों का, सबका नहीं, कुछ का जो दिमाग है ना थोड़ा सा खराब है. कैसे? ये कहते हैं हमें गोरी बहू चाहिए. आपने सुना होगा, हमें गोरी बहू चाहिए. हाँ. ये कहां से आया आपको पता है? हम तो भूरे काले लोग हैं. ये स्किन देखो मेरा, आपको गोरा लग रहा है? ये लड़का गोरा चाहिए, मैं गोरा लग रहा हूं आपको? ये तो भूरा स्किन है. मैं बताता हूं. मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, मेरे पास आंसर है. इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. इट्स नॉट अबाउट इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ओनली. आपके ऊपर जिसने राज करा वो गोरा था, चाहे वो तुर्क हो, चाहे वो मुगल हो, चाहे फिर वो अंग्रेज हो, राइट. हमारे साथ क्यों हुआ ऐसा? आज की तारीख में भी इंडियन मीडिया कुछ कहता है तो इंडियंस कहते हैं गलत है. वही चीज अगर न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट कह दे, ठीक है, तो आप कहते हैं नहीं वो तो ब्रह्म वाक्य है, भगवान की वाणी है. अगर कोई गोरा कह दे तो वो सच है. अगर वही हिंदुस्तानी ये देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये लड़ाई हर समय रहेगी और ये लड़ाई होनी भी चाहिए. अच्छी लड़ाई है. दिस इज अ गुड फाइट.
एंड वी मस्ट फाइट द गुड फाइट। नुपुर जी ऐसा है ना कि आप तो, मैंने जब चाणक्य फोरम शुरू करा, क्यों शुरू करा? द रीजन बिहाइंड चाणक्य फोरम वाज एंशिएंट इंडियन विजडम। ठीक है, हर एक सिविलाइजेशन में कुछ गलत चीजें होती हैं, हो सकता है हमारे सिविलाइजेशन में भी कुछ गलत चीजें रही हो, मैं मना नहीं कर रहा, हम ये नहीं कह रहे कि हम 100% प्योर थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बुरी से ज्यादा हमारे 10 गुना ज्यादा अच्छी चीजें थी सिविलाइजेशन के बारे में। लेकिन अंग्रेजों ने आपको यह बताया कि इंग्लिश एजुकेशन विल सेट यू फ्री। अंग्रेजी जो निजाम है, अंग्रेजी जो तरीका है, आप एक बात बताइए, यू आर इन जापान, जापान में तो कोई इंग्लिश बोलना पसंद नहीं करता, दे आर अ वेरी प्राउड पीपल। फिर क्या हुआ? जापान ने तरक्की नहीं करी, चाइना ने तरक्की नहीं करी, सब लोग करते हैं। हमें क्या दिक्कत है? और हमें क्या है कि चार लोग आपस में अगर हिंदी बोलेंगे तो फिर उसको शर्म आती है, उसको लगता है कि यार ये एजुकेटेड नहीं है, तो देन फिर हम लोग अंग्रेजी बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि यार वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो तो हिंदी बोल रहा है, उसको थोड़ा ना इंग्लिश आती। ये माइंडसेट है हमारा, क्योंकि मालिक अंग्रेज था, तो अंग्रेज ने ये जो दिमाग में कॉम्प्लेक्स की आपने बात करी ना, दिस इज द रीजन दैट वी सीक एफर्मेशन। हम लोगों को एक वहां से चाहिए कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। वही चीज अगर न्यूयॉर्क टाइम्स के ऑपेड में आ जाए या एडिटोरियल में आ जाए, वही चीज अगर वॉशिंगटन पोस्ट के कवर पे, टाइम मैगजीन के कवर पे आ जाए, राइट, तो हमें लगता है कि हाँ वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन। वी डोंट नीड टाइम मैगजीन। कितने लोग पढ़ते हैं? मैंने तो साल हो गए मैंने नहीं पढ़ा। कितने साल हो गए मैंने वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं पढ़ता। हमारे इंडिया के अखबार है, मैं इंडिया के अखबार पढ़ूंगा। मेरे घर में आते हैं, हिंदी का भी पेपर आता है, इंग्लिश का भी पेपर आता है, मैं अपने पेपर पढ़ूंगा, मुझे क्या लेने देना है। अंग्रेज को अगर मुझे अपना एप्पल फोन बेचना है, ठीक है, अंग्रेज को अगर अपनी कार मुझे बेचनी है, ठीक है, तो उससे बोलिए कि मुझसे हिंदी में बात करे, पैसे मैं दूंगा, पैसे हैं मेरे पास, राइट, बट आप मुझसे हिंदी में बात करो। आप मुझसे बोलोगे सर कैन यू प्लीज बाय अ कार फ्रॉम मी कॉस्टिंग 10 लाख रुपीज, मैं बोलूंगा यही चीज का हिंदी में अनुवाद करके बताओ कि श्रीमान ये गाड़ी है 10 लाख रुपए की, क्या आप खरीदेंगे? मैं बोलूंगा हाँ दिखाओ जरा, टेस्ट ड्राइव पे चलते हैं, ठीक है। यू रिस्पेक्ट माई कंट्री एंड आई विल रिस्पेक्ट यू। ये वन साइडेड लव अफेयर नहीं चलेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी, जब मैं जापान आई थी 2004 में, तो आई मेट अ गर्ल, शी वाज 20 एट द टाइम एक्चुअली। तो बहुत गुस्से में बोली, वो अंग्रेजी पढ़ रही थी, और वो, मैं क्यों अंग्रेजी पढूं? वो जो बाहर से अमेरिकन आते हैं वो क्या वो सीख के नहीं आ सकते हमारे भाषा? मैं नहीं पढ़ने वाली अंग्रेजी। अगर आप जापान में आ रहे हो और जापान में रहना है तो जापानी सीखो। वो इतने अच्छे तरह से बोली कि एक्चुअली दैट आई थॉट कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी तब एक्चुअली। तो मुझे लगा कि देखो इसका मतलब द प्राइड ऑफ बीइंग जापानीज इतने स्ट्रॉन्ग है कि तुम्हें अगर मेरे देश में आना है तो जापानीज सीखो, मुझे अंग्रेजी नहीं सीखनी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन कि ये देश, आई थिंक दैट फीलिंग आई थिंक वी डोंट हैव। और अगर हमें हम लोग डेवलप कर रहे हैं नुपुर जी, माफ कीजिएगा मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो फीलिंग हम लोग डेवलप कर रहे हैं, राइट, और वो फीलिंग डेवलप करने के लिए इंडियन आर्मी इज द करेक्ट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ आज, थोड़ी सी हो सकता है थोड़ी सी वो कंट्रोवर्शियल भी हो जाए, लेकिन ठीक है, हो जाए। हमने किससे पैसे लेने हैं और हमने किसको खुश करना है। देखिए एक बात है, जैसे सेक्युलरिज्म इंडिया में, ठीक है ना, कुछ लोग कहते हैं हम सेक्युलरिज्म के खिलाफ हैं, कुछ लोग कहते हैं हम सेक्युलरिज्म के साथ हैं, और इन दोनों में आपस की बड़ी लड़ाई है इंडियन सोशल मीडिया में। ठीक है, लोग कहते हैं सेक्युलरिज्म कि जैसे बीमार, SIC सेक्युलरिज्म, और कोई कहते हैं नो सेक्युलर। ये दोनों पार्टीज को नहीं पता सेक्युलरिज्म क्या होती है, अनफॉर्चुनेटली। ना इस वाले को पता है ना उस वाले को पता है। जो अपने आप को सेक्युलरिज्म के खिलाफ मान रहा है ना उसको पता है क्या है, और जो उसका साथ दे रहा है उसको पता है। अगर आपको जेन्युइनली देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर कहीं पे इन लेटर एंड स्पिरिट एग्जीक्यूट हो रहा है, लेटर एंड स्पिरिट में एग्जीक्यूट हो रहा है कहीं पे, यू शुड गो टू एन आर्मी कैंटोनमेंट, इंडियन आर्मी कैंटोनमेंट। अगर आप कभी इंडिया आएंगे मैं आपको ले जाऊंगा विद ड्यू परमिशन, बिकॉज आई थिंक यू आर अ फॉरेन नेशनल। तो अगर हमें परमिशन मिलती है तो यू आर एन इंडियन सिटीजन। Yes. अगर गुड अगर आप इंडियन सिटीजन है तो आपका स्वागत है, वील टेक परमिशन। और मैं आपको एक्चुअली पता लगेगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है ना, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अलाइव इनसाइड द इंडियन आर्मी। बाकी लोग बड़ा इससे, जब मैं बात करता हूं तो लोग कहते हैं कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, और ऐसा नहीं कि बाहर वाले, आप बाहर कैंटोनमेंट के गेट के बाहर जाइए, फौजियों को क्यों दिक्कत होती है?
फौजियों को, वेदर इट्स एन ऑफिसर और जेसी और जवान, इनको बाहर आके रिटायरमेंट के बाद क्यों होती है? बिकॉज दे आर यूज्ड टू अ सर्टेन लाइफ, नॉट अ लाइफस्टाइल, एक जिंदगी जीने का तरीका फौज का। जब आप कैंटोनमेंट के गेट के बाहर आते हैं, पूरा केओस है यहाँ पे, लाइन नहीं लगाते लोग, पीपल, आप कैंटोनमेंट पर देखें, पीपल स्पीक वेरी रिस्पेक्टफुली टू ईच अदर, लेडीज आर रिस्पेक्टेड, बहुत लेडीज की बड़ी रिस्पेक्ट होती है जबरदस्ती फौज में। तो देयर इज अ लॉट दैट यू कैन लर्न फ्रॉम द आर्मी, स्पेशली अबाउट, अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन आर्मी में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन आर्मी के हर एक ऑफिसर ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है या दे आर एन एक्सपर्ट, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। लेकिन नूपुर जी, एक बात है कि अगर प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर कहीं जिंदा है आज की तारीख में, वो भारतीय सेना में जिंदा है। तो भारतीय सेना के बारे में मुझे लगता है कि इसके बारे में हर भारतीयों को जानना बहुत जरूरी है। और इसके साथ हम जैसे ऑलरेडी वी नो कि दिस इज गोइंग टू बी अ सीरीज एंड हम बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ आएंगे। और व्यूअर्स के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, आपके पास भी अगर क्वेश्चंस हो डेफिनेटली हमें लिख के भेजिए, एंड रिलेटेड टू भारतीय सेना डेफिनेटली, और कुछ नहीं, ये स्पेशली इंडियन आर्मी के ऊपर शो है और दिस इज टोटली डेडिकेटेड टू इंडियन आर्मी। तो आज जाने से पहले लास्ट क्वेश्चन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका पर्सनल, कि आपने इंडियन आर्मी क्यों ज्वाइन किया था? मैंने आर्मी इसलिए ज्वाइन करी क्योंकि उसके कई रीजन थे। एक फैसिनेशन था, एक फैसिनेशन था उस वक्त कि फौज में जाना है। इसका कोई, मेरे पास कोई नूपुर जी, कोई इस सवाल का जवाब है नहीं एक्चुअली, मैं आपको सही बताऊं तो। एक होता है, लोग कहते हैं, आई डोंट नो, पर लोग ये कहते हैं कि जैसे अगर कोई वैष्णव माता जाता है ना, अगर आपने कभी सुना होगा वैष्णव देवी लोग जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि बुलावा आता है तब जाते हैं, ठीक है। फौज के साथ भी ऐसा है, फौज का ना बुलावा आता है तो फौज बुलाती सबको है, सुनाई किसी किसी को देता है, 1 in 1,000 hear that call, and when they hear that call they heed that call, and then they answer that call. तो ये इट्स वो इमोशन है। अब होता है, उसका लॉजिक मुझे नहीं पता। मैं ऑनेस्टली मैं बोलूं कि मैंने प्लान करा था और ऐसे ये हो गया और फिर मैंने फौज ज्वाइन कर ली। मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, मैं बहुत ही एवरेज एक जीसी था, जेंटलमैन कैडेट, एंड आई वाज एन एवरेज ऑफिसर इन द आर्मी। मेरा कोई ऐसा वो नहीं था। लेकिन ये जो भी लोग देखते हैं ना कि मेजर गौरव आर्या ने ये बोला, ऐसा बोला, वी लव हिज वीडियोस, वी लव हिज ओपिनियंस, वो आर्मी जो एक इंस्टीट्यूशन है ना, आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन, उसमें इतनी डेप्थ है, उसमें इतनी इलेक्ट्रिसिटी है फौज में, कि वो एक मुझ जैसे एवरेज इंडिविजुअल को आपके सामने ऐसा उभार देती कि आपको लगता है यार ही इज सो गुड एंड ही इज सो नॉलेजेबल। ऐसा नहीं है, इट इज जस्ट रिफ्लेक्टेड ग्लोरी, क्योंकि मेरे नाम के आगे रैंक है और मुझे फौज ने इतना सिखा दिया है कि मैं 4 लोगों के बीच में अगर बात करूं तो तमीज से बात करूं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाऊं। दिस इज ऑल, नथिंग इज माइन कि मेरे अंदर कोई टैलेंट है, इट इज ऑल मेरे यूनिट के ऑफिसर्स ने जो सिखाया है। 17 कुमाऊं के ऑफिसर्स ने मुझे ग्रूम कराए। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मद्रास, हमारे टाइम पे मद्रास होता था, आजकल चेन्नई हो गया, तो उसने जो ग्रूम कराया, जो इंडियन आर्मी के और मेरे सीनियर्स हैं उन्होंने ग्रूम कराया, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट। तो मुझे ऐसी अंदर से हुआ कि आई मस्ट जॉइन द आर्मी, दैट्स ऑल। मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं सोच रहा था कोई आपको अच्छा सा कंकॉक्ट करके कोई जवाब दे दूं यहाँ पे कि मैंने इसलिए मैं ऐसे नहीं, कुछ इट वाज जस्ट फ्रॉम इनसाइड दैट एक अंदर से होती है कुछ चीज करने का, कभी कभी कोई डेस्परेशन होता है कि अगर मैंने ये नहीं करा ना तो आई विल नॉट बी हैप्पी, आई मस्ट डू इट। तो इसलिए मैंने ज्वाइन कर ली। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। So we can see you and so actually that was, as I said, that was my last question. No, this is not the last question. Again, आप जब when you were talking about this, तो मेरे अंदर और एक सवाल आया कि स्वामी विवेकानंद, अगर आप definitely you know him, and he came to Japan, and after returning from Japan, he just said each Indian should come to Japan to learn a lot of things. उन्होंने वो भी बोल के गए थे। तो आपको क्या लगता है इसमें कि इसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। अगर थोड़ा सा आज भी बता दें कि ईच इंडियन को आर्मी ज्वाइन करना जरूरी है और इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, थोड़ा सा अगर आप आज बता दें। नूपुर जी, अच्छा सवाल है। इसके ऊपर सोशल मीडिया पे बहुत डिबेट चल चुकी है। मुझे नहीं लगता। उसका रीजन ये है ना कि लोग समझते हैं कि फौज एक ऐसी जादू की छड़ी है कि आपने ऐसे गोल गोल घुमाया और एक
जो आदमी जो बिल्कुल बेकार है वो वो बहुत तगड़ा, ऐसा नहीं है। आपके जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं वो तो माँ बाप आपको गाइड करते हैं ना, जो संस्कार आपके माँ बाप देते हैं, ठीक है। अब माँ बाप ने अगर संस्कार नहीं दिए तो इंडियन आर्मी क्या कर लेगी आपका, ठीक है। इंडियन आर्मी कैन पॉलिश अ डायमंड, बट फॉर दैट देयर हैज टू बी अ डायमंड इन द फर्स्ट प्लेस। यू सी, आप ये नहीं कह सकते इंडियन आर्मी को कि ये पत्थर का टुकड़ा है, तुम उसको इतना पॉलिश करो, तुम इतना पॉलिश करो कि एक दिन डायमंड जैसा दिखे। दैट इज नॉट पॉसिबल। सब लोग ज्वाइन करेंगे आर्मी, 30-40 करोड़ लोग खड़े हो जाएंगे अभी कि जी वी वांट टू ज्वाइन द आर्मी, कंपलसरी है। फिर ए, लॉजिस्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। बी, आर्मी इज गुड, आर्मी इज गुड, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। इट इज द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट। मैं आर्मी आर्मी कहता हूं, मेरे एयरफोर्स और नेवी वाले दोस्त थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं। व्हेन आई से आर्मी आई मीन नेवी एंड एयरफोर्स। हाँ, तो आप प्लीज तीनों सिस्टर सर्विसेज हैं, तीनों बराबर हैं, तीनों का सेम ईथॉस है, एंड दे आर एब्सोल्युटली द सेम। आई मीन in every term, in terms of professionalism, in terms of dedication, and in terms of all the things. So मैं फौज का हूं, मेरी आदत है आर्मी बोलने की। थिंक ऑफ इट एज नेवी एंड एयरफोर्स। पर नुपुर जी, असली बात और पता है क्या है कि माँ बाप शिक्षा दें बच्चों को, माँ बाप ट्रेन करें। पहले 19-20 साल लोग घर पे रहते हैं, घर से जो शिक्षा मिलती है ना, फिर इंडियन आर्मी तो उस बेस के ऊपर डेवलप करती है ना किसी को भी, राइट। अगर कोई आपने स्वामी विवेकानंद की बात करी, तो स्वामी विवेकानंद जी भी जो बने थे, उनके माँ बाप ने उनको कुछ शिक्षा दी, उनके घर वालों ने शिक्षा दी, उनके गुरुओं ने कुछ शिक्षा दी, तब जाके तो वो स्वामी विवेकानंद जी बने, राइट। तो ये इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर ग्रूम्ड इन योर अर्ली स्टेजेस। बाकी फौज है, एंड well, who want to join the army, all those who want to join the army, all the best. You must join even for a short tenure, but you must join the army. अच्छा रहता है, एक एक्सपोजर मिलता है जीने के तरीके से। I think it's important. Thank you so much, Major Gaurav Arya. Actually, as I said before, कि आप लोगों का अगर questions है, definitely हमें लिख के भेजिए. And thank you so much, Major Gaurav Arya, for giving us your time and so much knowledge. Thank you so much, and Jai Hind. Thank you.